प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन बीए तृतीय वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय संबंध उसमें गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अपन शीत युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी उत्पत्ति के क्या कारण थे और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर शीत युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा। अब इसी के परिणाम स्वरूप एक नई नीति उभरी इन दोनों गुटों से अलग रहने की, जिसको गुट निरपेक्षता की नीति कहा जाता है। तो आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। द्वितीय महायुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। इसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना। नवोदित राष्ट्र कौन से? जो उन द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए, जो लंबे समय तक यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे और स्वतंत्र, उनको नवोदित राष्ट्रों के नाम से जाना जाता है। एवं युद्ध की संभावना को रोकना था। जहां 1961 के बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले गुट निरपेक्ष देशों की संख्या 25 थी, वहां आज यह संख्या 120 से हो गई है। तो इन गुट निरपेक्षता की नीति यानी इन दोनों गुटों से अलग रहने वाले देशों का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। उस समय 25 देशों के सदस्यों ने भाग लिया और आज इनकी सदस्य संख्या 120 तक पहुंच गई है। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं इस गुट निरपेक्षता की उदय क्यों हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों, सोवियत गुट और अमेरिकी गुट में विभाजित हो गया तथा दूसरी तरफ एशिया तथा अफ्रीका के राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व उभरने लगा। दोनों गुट इन नवोदित राष्ट्रों पर दबाव डालकर अपने गुट में सम्मिलित करने का प्रयास करने लगे, लेकिन एशिया के अधिकांश राष्ट्र गुटबंदी में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने आप को किसी वाद के साथ संबद्ध नहीं करना चाहते थे। जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए, वैसे वैसे उन्होंने भी इस नीति का अवलंबन करना शुरू कर दिया। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर तथा युगोस्लाविया के मार्शल टिटो ने तीसरी शक्ति की इस अवधारणा को काफ़ी मजबूत किया। यानी दूसरे महायुद्ध के बाद अपन पहले पढ़ चुके हैं कि दो महाशक्तियाँ उभरी, सोवियत संघ और अमेरिका। इन दोनों के अपने अपने गुट बन गए। तो जो नवोदित राष्ट्र स्वतंत्र हो रहे थे दूसरे महायुद्ध के बाद में, उस राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने के लिए इन दोनों महाशक्तियों ने दबाव डाला, कई प्रकार के लालच देने का प्रयास भी किया अपने गुट में सम्मिलित करने के लिए। लेकिन इन गुटों से अलग रहने की नीति इन देशों की रही ताकि वो स्वतंत्र विदेश नीति को अपना सके, स्वतंत्र पूर्वक अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कायम रख सके। तो इसमें भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के नासिर और युगोस्लाविया के मार्शल टिटो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने इन नवोदित राष्ट्रों को इन दोनों गुटों से अलग रहने की राह पर चलने का जोर दिया और इसमें सफल भी रहे। अब गुट निरपेक्षता की नीति क्या है, इसका क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता की नीति पिछले 5 दशक से चली आ रही है। गुट निरपेक्षता शब्द किसी नीति अथवा दृष्टिकोण का द्योतक है। उनका बोध कराने के लिए यही एकमात्र शब्द नहीं है और न ही संतोषजनक शब्द है। गुट निरपेक्षता को अप्रतिबद्धता, तटस्थता, स्वतंत्र और सक्रिय नीति भी कहा जाता है। यानी यहाँ विचारकों ने, चिंतकों ने यह बताया है कि गुट निरपेक्षता अपने आप में कोई अकेला ऐसा शब्द नहीं है कि इन दोनों महाशक्तियों से अलग रहने के लिए। इसके लिए अप्रतिबद्धता, तटस्थता या स्वतंत्र और सक्रिय नीति भी हम कह सकते हैं। जॉर्ज श्वार्ज़बर्ग ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए उससे संबंधित 6 अर्थों की व्याख्या की और गुट निरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बताया है। जॉर्ज श्वार्ज़बर्ग के मत में यह मैत्री संधियों एवं गुटों से बाहर रहने की नीति है। मैत्री संधियों और गुट यानी सोवियत संघ और अमेरिका के जो सैनिक संधियाँ करके उन गुटों में सम्मिलित किया था, उनसे बाहर रहने की और उनसे अलग रहने की जो नीति है, उनको गुट निरपेक्षता की नीति श्वार्ज़बर्ग ने कही है। शीत युद्ध से पृथक करना ही गुट निरपेक्षता का सार तत्व है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठे जाने की या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नहीं है। यानी यह बात ध्यान रखने की है कि दोनों गुटों से अलग रहने का अर्थ यह नहीं है कि ये पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से विलग हो गए हैं। दोनों गुटों से अलग रहते हुए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अपनी भूमिका को बनाए रखने की यह नीति है।
अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की नीति नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जाता है, यानी सक्रियता की नीति है। 1961 में गुटनिरपेक्षता की 3 कर्णधारों नेहरू, नासिर और टिटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए। नंबर 1, सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी गुटनिरपेक्षता की जो नीति अपनाने वाली है उनका जो एक रूपरेखा बनी, उसमें उन देशों को सम्मिलित किया गया है कि वो स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी किसी बाहरी शक्तियों से किसी गुट का उस पर प्रभाव न हो। सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, यानी लंबे समय तक जो उपनिवेशवाद साम्राज्यवादी नीतियाँ रही है, जो विदेशी ताकतें यूरोपीय देश थे उन जिन्होंने लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों पर शासन किया, तो उन उपनिवेशवादी नीति का भी विरोध करने वाले देश इसमें सम्मिलित हुए। सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य न हो, यानी महाशक्तियों ने जो सैनिक गुट बनाए थे उस किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, वही देश गुटनिरपेक्षता की नीति पर चल सकता है। सदस्य देशों ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता न किया हो। सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की अनुमति न दी हो, यानी ये कई शर्तें उन्होंने रखी कि इन शर्तों पर चलने वाले ही गुटनिरपेक्ष देश कहलाएंगे। उपर्युक्त मापदंड के आधार पर वे ही देश गुटनिरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हैं, दूसरे शब्दों में एक दूसरे की विरोधी शक्ति से दूर रहने वाले, युद्ध की विषका को टालने वाले, तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुटनिरपेक्षता का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अपन उस समय की बात कर रहे हैं जब दुनिया 2 धड़ों में बंटी हुई थी और दोनों महाशक्तियाँ विश्व के देशों को, गरीब देशों को, विकासशील देशों को, इन नवोदित राष्ट्रों को अपने पक्ष में भी तरह तरह के दबाव डालकर करने की प्रयत्न कर रही थी। तो ऐसे समय भी इस प्रकार की नीति पर चलना एक तरह से आवश्यक भी था ताकि विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे और ये जो नव स्वतंत्र देश थे वो भी अपनी नीति को स्वतंत्रतापूर्वक चला सके। आगे अपन विदेश गुटनिरपेक्षता के अन्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।